हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर लर्नर। जैसे अभी आपने देख लिया होगा ऑलरेडी कि हम लोग अभी एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड कुछ की पॉइंट डिस्कशन करेंगे। होपफुली आप सब लोग का तैयारी बहुत बढ़िया से चल रहा है, बट अभी जैसे 2 दिन बचा हुआ है तो उसको किस तरह से हम लोग इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपका काम का होगा वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सर अभी जो इनका एग्ज़ाम है वो 26 फेब को एग्ज़ाम है। ठीक है, संडे के दिन एग्ज़ाम है ये। अब ये स्टेज 2 का एग्ज़ाम है जो कि कन्वेंशनल पेपर है। तो इसको हम सर 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारा एक तो 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, और दूसरा एग्ज़ाम देते समय किस चीज़ों पे फोकस करना है। उन चीज़ों पे कुछ की पॉइंट जो खास ध्यान रखना है, जो आपने जितना पढ़ा हुआ है उतना पढ़ के भी उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जो हमारे से वेरी इंपॉर्टेंट सजेशंस हो सकते हैं, ऑल दोज इंपॉर्टेंट सजेशंस जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, इजंट इट सर। यस सर। तो सर पहले देखते हैं कि 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे एडमिट कार्ड आ चुका है सब लोग का, एग्ज़ाम सेंटर पता चल चुका होगा। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो वेल इन एडवांस एक बार एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए। खास करके जो बिजी सिटीज़ हैं, दिल्ली मुंबई टाइप के जो शहर हैं, वहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो सकता है। ट्रैफिक क्या रहेगा, कौन सा रूट है, ठीक है, वो सब चीज़ें अगर थोड़ा पहले देख लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो पहला पॉइंट सबसे विजिट एग्जाम सेंटर इफ पॉसिबल। दूसरा, क्या क्या चीज़ हमको कैरी करके लेके जाना है। एडमिट कार्ड हो गया, पेन लेके जाना है, कैलकुलेटर लेके जाना है, ठीक है, वाटर बोतल होना चाहिए। वो सब चीज़ों का एक चेक लिस्ट बना के, कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं रखना है कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टाइप से एसओपी बना लो और बना के उसी चीज़ को चेक करके उस दिन मॉर्निंग में तुमको निकलना होगा। तो यहाँ हमने लिखा मेक ए चेक लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी टेकन इन द एग्जाम हॉल। ठीक है, अगर तुम याद करने की कोशिश करोगे कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो वो अलग स्ट्रेस होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ विद स्टडीज, ओनली रिवाइज एंड स्कीम थ्रू द फॉर्मूला। अभी कोई नया चीज पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है वहाँ हमको कुछ नया कॉन्सेप्ट मिल जाए और फिर हम उसमें फंस जाएं। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है और बिना स्ट्रेस लिए अगर तुम शॉर्ट नोट्स और रिवाइज कर सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का, तो उसके थ्रू एक बार गो थ्रू कर लेना है। लोड नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा चीज़ मैं एक दिन में कर लूँगा, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। अननेसेसरीली वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। ठीक है सर। फोर्थ जो हो गया आपके पास प्रिकॉशनरी मेजर्स टू अवॉइड एनी हेल्थ प्रॉब्लम। खाने वाने पे ध्यान देना है। कुछ ऐसा खाना नहीं खा लेना जैसे पेट खराब हो गया, ठीक है, नींद नहीं आ रही है, कुछ नया ट्राई नहीं कर लेना है। हो सकता है कि तुम कहीं किसी सिटी में जाके एग्जाम देने जा रहे हो, तो जितना नॉर्मल फूड हो सकता है वो खाना खा के आराम से थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश करनी है। टेक प्रॉपर रेस्ट। होपफुली क्या होता है कि एग्जाम के रात को नींद आने की चांसेस जो है बहुत कम है, लेकिन कोशिश करना है कि थोड़ा तुमको सोने का मौका मिल जाए और तुम्हारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। और सर सबसे बड़ी बात है कि जिन बच्चों को लग रहा है ना एंजाइटी की वजह से कि मैं बहुत परेशान हूँ, नींद नहीं आ रही है, या फिर एग्जाम में कैसा परफॉर्म करूंगा, इतना प्री कंसीव नोशन पहले से लेके नहीं दिमाग में बैठा हो कि क्या परफॉर्म करूंगा क्या नहीं करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, जो परफॉर्म करोगे, जो तुमने कॉन्सेप्ट गेन किया उसके हिसाब से ही कर पाओगे। तो बेसिकली अभी लास्ट मोमेंट पे जाकर अगर बहुत ज्यादा पैनिक होने से कोई फायदा नहीं है सर। बट इसमें एक चीज होता है ना कि पैनिक तो हो ही रहा होगा, उसमें कुछ दुविधा नहीं है, क्योंकि एग्जाम है, आपने एक साल से तैयारी किया है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा। इसको समझो कि तुमने अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है ना, तब तुम स्ट्रेस में हो। थोड़ा पैनिक होना तो सर बनता है, वो तो जरूरी भी है थोड़ा सा ना, बिल्कुल वो बहुत बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तब क्या होता है कि ठीक है देखा जाएगा जो होगा, तब कोई टेंशन नहीं है फिर। ओके सर, फिर जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके सो बच्चों, एग्जाम हॉल में स्पेशली कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इसमें तो सबसे जो पहला पॉइंट है दैट इज यू मस्ट नो कि आपका जो पेपर है ये आपका ऑफलाइन मोड का है। ऑफलाइन मोड होने से और आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होने से कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर आप देखेंगे दैट गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर विद अ काम माइंड। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में एंटर करने के बाद और क्वेश्चंस को देखने के बाद एंजाइटी ऑलरेडी पहले से भी रहती है, और सेम एंजाइटी होने के वजह से ऐसा बहुत हद तक चांसेस होता है, हमारे साथ भी होता है ये, कि एग्जाम में हमने क्वेश्चंस देखे, जो क्वेश्चन हमने बनाए थे सर, टेस्ट सीरीज में भी हमने बनाए थे, अब वो क्वेश्चन एंजाइटी में और थोड़ा सा दिमाग विचलित होने की वजह से उसको हम ऐसा सोचते हैं कि शायद कुछ बहुत टफ आ गया है, कुछ नया आ गया है, और हम बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। और वो बात हमें बाद में रियलाइज होती है। स्टूडेंट्स आपके पास कई बार आते होंगे
कि सर ये देखिए, फिर आप उसको समझाते होंगे, isn't it? हाँ, वही मैं कहता हूँ कि आपसे जो बन सकता है उतना तो बन जाना चाहिए। अगर वो चीज़ भी हो गया तो आपको दुख नहीं होगा। जो नहीं पढ़ा था आपने वो तो छोड़ दीजिए, दिक्कत वही हो जाती है कि आप जो पढ़ के गए थे वो भी हड़बड़ी में आपने गड़बड़ी कर दिया। बिल्कुल, आपने बाद में आने के बाद में आप सोचिए कि आप वो क्वेश्चन देखेंगे और फिर अगर आप रियलाइज करते हैं कि अरे ये मैंने तो टेस्ट सीरीज में बनाया था और ये मैं कैसे मिस कर गया, मैं क्यों उसको इतना टफ मान लिया या ऐसा क्यों सोच लिया कि ये मेरे से नहीं होगा। ये एक्चुअली में आपने सोचा नहीं, वो आपकी एंजाइटी थी। आप थोड़ा सा कूल एंड काम नहीं अपने आप को रख पाए और आप अपना परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर पाए। फॉर दैट रीजन ओनली यू हैव टू कीप योरसेल्फ वेरी काम। जो आपने पढ़ाई की है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने गेन किया है, जो आपने एग्जाम में परफॉर्म किया टेस्ट सीरीज में, आप उस पर अपना कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आप को कूल एंड काम रखिए। देन अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। ये अननेसेसरी स्ट्रेस आता कहां से है? दैट ऑल अननेसेसरी स्ट्रेस इज कमिंग ड्यू टू द चेंजेस। आप सोच के कुछ जाते हैं और एग्जाम में कुछ और आ जाता है। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग यू आर एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग। लेकिन अगर आप पहले से थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करके चलें, हो सकता है एग्जाम में जो आप सोच के गए हैं उसके थोड़ा विपरीत भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट भी आ सकता है, कुछ ऐसे पार्ट से भी सवाल आ सकते हैं जो आपने सोचा नहीं होगा। सो इन सब चीजों को पहले से आप एक्सेप्ट करके रखें। अगर आपके दिमाग में पहले से ये सब एक्सेप्टेड है तो क्या है, आप बाकी चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। वंस यू आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब, ऑब्वियसली योर माइंड विल बी एट काम एंड जो भी आपका बेस्ट है वो आप वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर आप ध्यान दें, द प्रायोरिटाइज ऑफ क्वेश्चन टू सॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। देखिए, जितने भी सवाल आपके आएंगे उनमें से थ्योरी है और न्यूमेरिकल है। थ्योरी और न्यूमेरिकल में जो हमारा पहला सोच है, मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। उसमें भी उस न्यूमेरिकल में आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा है, आप ज्यादा उसमें अच्छा कर पाएंगे ऐसा आपको लग रहा है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका है रीड ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली। व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी, यू मस्ट अंडरस्टैंड यू हैव 6 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। जब बहुत सारे सब डिविजन्स हैं तो क्या होगा, अब 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करना है। आपने अगर क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट नहीं किया, ऐसा हो सकता है कि आप पहले ही सोच के बैठ जाएं कि ये चौथे क्वेश्चन में ये मुझे आता है, ये मैं बना लूंगा। तो आपने बनाना मान लीजिए स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं यार इसमें से मुझे 2 क्वेश्चन है जो नहीं आता है, वो 2 25 नंबर का था। जब आपको एक क्वेश्चन डिस्कार्ड करना है, देन यू मस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाए। इज इट सर? बिल्कुल बिल्कुल। कि पहले आपने अटेम्प्ट कर लिया और बाद में आपको रियलाइज हो रहा है कि यार मुझे चौथा नंबर नहीं करना था, मुझे तो 5वां वाला करना था और चौथा छोड़ देना था, क्योंकि मिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। सो फॉर दैट रीजन यू मस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। नेक्स्ट आपका बी वेल वर्स्ड विद द कैलकुलेटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाई द कैलकुलेटर इज नेसेसरी फॉर देम? क्योंकि सर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होगा वो सारे में आपको कैलकुलेशन करना होगा, और अगर आपको स्पीड कम है और आप प्रॉपर यूसेज नहीं करना जानते कैलकुलेटर का, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें वेस्टेज होगा। इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी बनाया था कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। तो वो ज़रूरी है आपको कैलकुलेटर को बहुत अच्छे से यूज़ करना, क्योंकि आप ऐसा मत समझो कि हर चीज़ को क्रिस्टल क्लियर सारा लिखोगे स्टेप बाय स्टेप और तब भी पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। दैट विल नॉट बी पॉसिबल। बिल्कुल। और और आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि नहीं अब इक्वेशन वाला जो है लेंदी इक्वेशन वाला एग्जाम में नहीं आता है। दैट इज योर बिल्कुल गलत है। ये इक्वेशंस आएंगे ही आएंगे, कोई ना कोई किसी तरह से आ ही सकता है। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। सर वो सारे सब्जेक्ट में रहते हैं, जैसे मैं आरसीसी, स्टील, एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात करूं तो सब सब्जेक्ट में कैलकुलेशन होगा। आपको न्यूट्रल से डेप्थ निकालना है, आपको रेनफोर्समेंट निकालनी है, हर जगह पे होगा। इसके साथ साथ मैं और एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे इस पर आपने बात किया कि पहले से आप सोच के गए हो कि ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन इन जनरल आता है और मैं उसी हिसाब से पढ़ के गया हूँ, और वहाँ आके जब आपने देखा कि क्वेश्चन जो है चेंज है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन ज़्यादा आना चाहिए या सॉइल से ज़्यादा आना चाहिए, वो क्वेश्चन नहीं आया वहाँ से ज़्यादा और किसी और से क्वेश्चन आ गया। और जब आपने पहले पेपर देखा था या टेस्ट सीरीज दिया था तो आपका एक्सपेक्टेशन ये था कि मुझे तो 90% नंबर्स अटेम्प्ट करके आना है, या तो 300 से 270 करके आना है, या 300 पूरा करके आना है, और वहाँ जाके आपने देखा कि आपका तो 200 बनना मुश्किल हो रहा है। तो आपके दिमाग में पहले से स्टार्ट हो जाएगा कि मेरा शायद इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। उस फेज पे नहीं जाना है।
कोई भी फिगर दिमाग में पहले से फीड करके मत जाओ कि मुझे इतना नंबर करना है। वो पूरा डिपेंड करता है पेपर इजी आ रहा है रिलेटिवली या टफ आ रहा है। इजी आ रहा है तो तुमने 250 सोचा होगा, हो सकता है पूरा 300 हो जाए वहाँ पे। बिल्कुल। या अगर टफ आ रहा है तो हो सकता है कि तुमने सोचा होगा कि नहीं मुझे 270 करना है, बट वहाँ 170 करना ही मुश्किल हो रहा है। जैसे सर ईएससी में हमारे पास लास्ट ईयर पेपर 1 था जो थोड़ा सा टफर साइड में था, तो वहाँ अगर कोई अटेम्प्ट सोचा होगा कि नहीं मुझे 290 करके जाना है तो वो वहाँ पे ही डिसअटेंड हो गया होगा। बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस ये भी रहा होगा कि कुछ बच्चे पेपर 2 भी नहीं देने गए होंगे। ईएससी की बात कर रहा हूँ मैं। Yes. तो ऐसा चीज़ यहाँ भी हो सकता है कि तुमको उसी पेपर में लग जाए कि यार 2 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये तो मैंने नहीं पढ़ा था, अब मेरा इस बार नहीं होगा, और फिर आपका जो मोमेंटम है वो पूरा ब्रेक हो जाएगा। बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है उस 2 घंटे का, जितना पढ़ा है उतना ही अगर तुमने वहाँ रिप्रोड्यूस कर दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम से निकल के जितना कम रिग्रेट होगा सिलेक्शन के चांसेस उतना ज़्यादा है। बिल्कुल। क्या कहते हैं सर? यस सर। सो दैट इज ऑल फ्रॉम और साइड। बस भाई ध्यान रखो कि एग्जाम के पहले एक तो पहला बात पैनिक बहुत ज्यादा मत ले लेना। Yes. और उस एग्जाम के एक दिन पहले ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में मत लग जाओ। और दूसरा ये जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम हॉल हमने सजेस्ट किया है इसको एक बार जरूर ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है? बाकी आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है, आप घबराइए मत बिल्कुल। इजंट इट सर? Yes, पूरा sir. आपने तैयारी किया है, हाँ. पूरा होल सिलेबस आपने कवर किया है, फिर घबराना क्यों है? आपने इनफैक्ट टेस्ट सीरीज भी दिए हैं, तो फिर आपको चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ये सोच के जाना है कि तुमको सब आता है, वहाँ बैठना है और अपना बेस्ट एफर्ट देना है। हम लोग की तरफ से, मास्टर लर्नर की तरफ से, टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट एवरीवन। यस, और फिर एग्जाम के बाद मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।